हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश यादव एंड आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में और उसमें टॉप स्कोर करने में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक ऐसा कॉमन टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में आता है और उसका नाम है प्रोनाउन। इसलिए इसको मिस नहीं करना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत इसमें ना बहुत बड़ी वैरायटी है क्योंकि जो इसके टाइप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये नाउन से कनेक्टेड है, इसलिए हमें इस प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने क्या क्या वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के अलावा उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आएंगे। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों हम शेयर करने वाले हैं। तो इस क्लास में अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो इस कोर्स में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि अगर आपकी और इच्छा हो या आपका कोई फ्रेंड हो तो वो भी ज्वाइन करवाए। सबसे पहली बात, इस पूरे के पूरे ग्रामर कोर्स में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगा। उसके अलावा इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। क्या होंगे दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं। प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स आपको देने वाला हूं। आपको अगर आपकी इच्छा हो तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, वरना कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास के बाद मास स्टडी ऐप पर जाकर आप वहां पर सारे नोट्स और सारे पीडीएफ आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ाते समय मैं पुराने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस शीट में भी दे दूं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोर्स दे दिया है और हम फ्री हो गए, नहीं। आप जब भी हमें कॉल करेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के टाइम पर, तो हम उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सारा का सारा है। दूसरी बात, ये जो ग्रामर कोर्स है ये किन लोगों के लिए है? तो ऐसे लोग जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आर्मी की एग्जाम्स हो, उसके अलावा कौन से एग्जाम्स होती, सीडीएस के एग्जाम्स हो, या फिर कोई स्टेट के एग्जाम्स हो जैसे एसआई के एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स हो। कोई ऐसा बच्चा जो 10वीं या 12वीं के लिए भी ग्रामर पढ़ना चाहता है तो वो भी यहाँ पर से पढ़ सकता है, ताकि उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस कोर्स का नाम ही है ऑल इन वन। सो दैट इज वाई मैं चाहता हूं कि ऑल इन वन को आप सभी लोग ज्वाइन करें। ऐप जो है, ऐप मास स्टडी ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी ऑफर चल रहा है, जाकर ले लीजिए। अगर ले लिया है तो आप यहाँ पर आई गए होंगे और वहां पर सारे नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए आज के टॉपिक की शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इस टॉपिक को शुरू करूं उसके पहले कुछ बातें आपको समझनी होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बातें कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए, सबसे पहली बात तो जो प्रोनाउन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो हम सबको पता है कि ऐसा कोई सा भी वर्ड जो नाउन की प्लेस पर आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आए। एक बात को समझाने की कोशिश करता हूं जहां से आपको क्लियर होगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो चीज क्या है? वो चीज है सब्जेक्ट। इसके बाद हम यहां पर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यहां पर लगाते हैं मेन वर्ब, और फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है कि एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई? अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पर दो लोग आ सकते हैं, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। उसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। अब एक सीधी सी बात है कि ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। जैसे कोई वाक्य मैंने बनाया तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मैंने यहाँ पे राहुल भी बोल दिया और मैंने यहाँ पे बिना कॉमा लगाए ही भी बोल दिया और फिर मैंने कहा कि ऑनेस्ट। तो वाक्य क्या बना दोस्तों? वाक्य को देखिए, वाक्य बना है कि राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया? राहुल भी लिख दिया, ही भी लिख दिया। तो ये कंप्लीटली गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या है? जब नाउन नहीं आता है, जब नाउन नहीं आता है तब हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए या तो ये सही होगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो जब दोस्तों हम क्या करते हैं, बात को समझना, जब हम इस राहुल की जगह पर अगर हम ही लगा देंगे तो ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि मैंने राहुल नाम के बजाय मैंने ही लगाया। तो अल्टीमेटली ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर जब नाउन नहीं आएगा ना, ये नाउन नहीं रहेगा, तो हम प्रोनाउन से काम चला लेंगे।
क्या समझ में आई बात? कि जब नाउन नहीं रहेगा तब हम प्रोनाउन से काम चला लेंगे। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन जो आता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब नाउन की जगह पर ऐसा कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है। उसी प्रकार यहां पर भी सेम सिचुएशन होती है कि भाई यहां पर क्या हुआ कि देखो मैंने कहा यहां पर देखिए, मैं इसको अलग से आपको समझाता हूं, मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको इसको डेफिनेशन समझा देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे परिभाषा आपको लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर, मतलब कोई नाउन के स्थान पर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नाउन को रिप्लेस कर दे, वो प्रोनाउन कहलाता है। बात समझिए बात को। जैसे यहां पर लिखा एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल क्या है? गुड बॉय है। जब इस राहुल की जगह पर दोस्तों मैं यहां पर अगर ही का इस्तेमाल करूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो बाकी का सेंटेंस तो सेम टू सेम है, सिर्फ मैंने यहां पर जगह चेंज कर दी, तो ये ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। मतलब जब हमें कोई प्रॉपर नाउन या कोई नाउन को हटाकर कोई हमें ऐसा वर्ड यूज करना हो जो नाउन की इज्जत खराब ना करे और नाउन को बता भी दे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अब एक्चुअल में करता क्या है, इसका काम क्या है? ये जो नाउन होता है, ये जो प्रोनाउन होता है ना, ये दो काम में आता है। कौन कौन से दो काम में आता है? बात को समझना, कंसेप्ट को समझना, फिर आगे बढ़ेंगे, सारा डिटेल में समझाऊंगा। देखो हमने लिखा प्रोनाउन। अब ये इसका हिंदी नाम क्या होता है? सबको पता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है ना? सबको पता है कि सर इसका मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। मतलब और ये काम क्या करता है? ये नाउन के प्लेस पर, मतलब नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। समझ में आ गया? नाउन को रिप्लेस करता है, इतना समझ में आ गया। तो पहला नियम तो क्या हो गया कि नाउन को रिप्लेस करता है। दूसरा नियम क्या करता है? ये रिपीटेशन को रोकता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया, नियम लिख लेते हैं कि अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है हटाना या उसे कम करना। अवॉइड रिपीटेशन। आपने क्या लिख लिया यहाँ पे? अवॉइड रिपीटेशन। बात समझ में आ रही है? इन दोनों नियमों को हम समझते हैं। पहला नियम समझते हैं। पहला नियम क्या है? नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस है, वहां पर हमें क्या करना है कि नाउन की जगह पर, मतलब नाउन किसी वस्तु का नाम होता है या किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो उसको हटाकर हम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल राहुल पत्र लिख रहा है। राहुल पत्र लिख रहा है। अब यहां पर मैंने सेंटेंस बनाया, तो मैंने यहां पे क्या किया? यहां लिख देता हूं। मैंने यहां पे क्या किया कि राहुल की जगह पर ही लिख दिया। मतलब इसको मैं अगर कहूं, इसको मैं एक काम करता हूं, अंग्रेजी में लिख देता हूं कि राहुल इज राइटिंग लेटर। ये समझ में आया आपको? राहुल इज राइटिंग लेटर। अब इस राहुल की जगह पर मैंने ही लिख दिया, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग लेटर। वॉट आई डिड गाइज, मैंने क्या किया यहां पर? मैंने सिंपल सा आपके सामने इस राहुल की जगह पर ही लिख दिया। उसी प्रकार सीता की जगह पर मैं शी लिख सकता हूं। मेरी और तुम्हारी जगह पर मैं वी लिख सकता हूं। जैसे कोई दो नाम है कि भाई राहुल और मैं मार्केट जा रहे हैं, तो यहां पर राहुल और मैं के लिए राहुल और आई लिखने के बजाय आई विल राइट वी आर गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, किसी का नाम नहीं बताना चाहेंगे और वहां पर हम ही, शी, इट, आई, वी, यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बात को समझना यह है कि अल्टीमेटली प्रोनाउन की जगह पर हम अल्टीमेटली 7 प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी जान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट, और इसके अलावा एक होता है आई, एक होता है वी, एक होता है दे, और एक होता है यू। तो आपको यहां पर बोर्ड पे देखेंगे तो यहां पर लगभग 7 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, और ये सातों के सातों प्रोनाउन होते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का एक टाइप, लेकिन अधिकतर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनसे जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं वो भी प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई से जुड़ा हुआ वर्ड कौन कौन सा है? तो एक तो है माइन है, एक आपका समझ लो कि मी है। इस तरीके के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार ही से जुड़े हुए वर्ड
शी से जुड़े हुए वर्ड, जिनका मैं आगे आपको चार्ट बताऊंगा और टाइप्स में भी आएंगे, इन सभी को प्रोनाउन कहा जाता है। अब मुद्दे की बात पर वापस आ जाते हैं। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन दो प्रकार की चीजों के बारे में बात करता है। एक तो नाउन की जगह पर आता है, मतलब कोई नाम हो उसकी जगह पर आप ही शी इट आई वी दे यू का प्रयोग कर दो। दूसरा, आप ये इस बात को समझिए कि अवॉइड रिपीटेशन, मतलब जब नाउन का उपयोग बार बार होता है तो उसको हम हटाकर एक प्रोनाउन से काम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं किसी तीन लोगों के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि राहुल, रहीम, मुकेश एंड राधिका went to market। फिर मैंने कहा कि भाई ये राहुल, रहीम, मुकेश, राधिका, ये सब कहाँ गए? कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग हैं, 4 के 4 लोग मार्केट चले गए, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि राहुल, रहीम, मुकेश एंड राधिका 8 फुट। मैंने क्या कहा? फिर मैंने कहा कि भाई राहुल, रहीम, मुकेश और राधिका ने खाना खाया। अब मैं जब बार मैं इनके नाम लूंगा, क्योंकि ये साथ में 4 लोग घूम रहे हैं, क्या मैं इनकी जगह कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं जो इनके रिपीटेशन को रोक दे? तो इस लाइन के बजाय, सेकंड लाइन में जब उनके नाम लेने के बजाय मैं क्या करूंगा, यहां पर इन सभी के लिए लिख दूंगा दे। क्या लिख दूंगा? दे। तो मैंने यहां पर लिखा दे 8 फुट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत आसान है इस प्रोनाउन को समझना। क्यों आसान है दोस्तों? क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि अवॉइड रिपीटेशन, क्योंकि यहां पर ये चारों नाम बार बार रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने वहां पर क्या लिख दिया? दे। तो जब भी कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है, कोई कहानी लिखी जाती है, तो वहां पर हम सारे कैरेक्टर्स के बजाय हम क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। उसी प्रकार मान लो 1000 लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आपको कोई पूछता है कौन कौन आए हैं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि राहुल, रमेश, गणेश। हम बोलते हैं कि हम सभी लोग आए, वी ऑल हैव कम, तो हम में सभी लोग आ जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो 7 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये अधिकतर 99% में ये प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोनाउन का 2 काम होता है, एक तो नाउन की जगह पर आना और एक होता है रिपीटेशन को रोकना। आपको समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए, प्रोनाउन के टाइप्स की बात करें, तो दोस्तों यहां पर कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं? देखिए, तो यहां पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है। पहली है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना। दूसरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथी है रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छठी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सातवीं है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आठवीं है एम्पैथेटिक प्रोनाउन एंड नौवीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 9 वो पैटर्न्स हैं जो एग्जाम में अधिकतर आपको पूछे जाते हैं। मुझे पता है कि सर इतनी सारी प्रोनाउंस पढ़नी पड़ेगी, बहुत आसान है, मजा आएगा। इन सभी में सिर्फ एक ही प्रोनाउन ऐसी है जो आपको ज्यादा परेशान करेगी और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं खुद भी एग्जाम्स क्वालिफाइड हूं, मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई की है दोस्तों, है ना, और मैं गवर्नमेंट के साथ काम भी कर चुका हूं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारी की सारी जो एग्जाम्स है, जो सारी टाइप्स है, इसमें से जो पर्सनल प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये 2 वाली प्रोनाउन सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एसआई की एग्जाम होती है मध्य प्रदेश में, तो ये वाला क्वेश्चन तो पक्का आता है, पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आएगा ही आएगा, माई सेल्फ वाला, हर सेल्फ वाला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला। और पर्सनल प्रोनाउन को तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वो जो मैंने बताया था ना आपको 7 वाली हिस्ट्री, आई वी दे यू, ही शीट, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इनका पजेसिव फॉर्म, इसका डेमोस्ट्रेटिव फॉर्म, सॉरी नॉमिनेटिव केस, सारे केसेस को स्टडी करना पड़ता है। तो एक एक टाइप को पढ़ाई करेंगे, एक एक टाइप को समझेंगे, डरना नहीं है। एक बात आपको समझ लेना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद जिंदगी भर का आराम है। इसलिए अंग्रेजी ना सिर्फ दिमाग में कठिन है, बाकी एक्चुअल में बहुत आसान है। मेरा ऐसा हमेशा से मानना है कि इफ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू, सो दैट इज वाई डोंट टू वरी।
अभी आप एक एक टाइप पे फोकस करेंगे। आज के लेक्चर में हो सकता है हम 3 या 4 टाइप पढ़ पाएं, उसके बाद हम अगले पैटर्न्स को कवर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा कि आगे जाके ग्रामर में हमें कोई दिक्कत ना आए। चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे या ना दे, हम कुछ भी करें, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला हम टाइप पढ़ेंगे, कौन सा टाइप पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? बात को समझिए। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि कई बार डेफिनेशन ना बहुत कंफ्यूज कर देती है, हमें लगता है कि अरे यार ये ऐसी कैसी डेफिनेशन है। सिंपल सी बात आपको समझना है कि वो ये कहना चाह रहा है डेफिनेशन में, शुद्ध भाषा में, कि जैसे कोई भी वाक्य बनता है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है। एक संपूर्ण सेंटेंस की बात कर रहे हैं। कई बार हेल्पिंग वर्ब आती है तो मेन वर्ब नहीं आती, तो अलग अलग वाक्यों के पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो वो ये कह रहा है कि प्रोनाउंस जो होती है ना, पर्सनल प्रोनाउंस, वो या तो सब्जेक्ट के रूप में आती है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो होती है ना, या तो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगी, पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन, या फिर वो यहां पर आ जाएगी। मतलब दोनों जगह आ सकती है या उनका कोई रूप आ सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस कितनी होती है? तो यहां पर देख लीजिए, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। इनको अभी छोड़ देना है, इनको नहीं लिखना है क्योंकि ये अलग रूप हो जाता है, तो इसको यहां से हटा देंगे। ठीक है, अभी हमें दिमाग में सिर्फ 7 वर्ड रखने हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 7 होती है। अब इन 7 को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सातों के मीनिंग क्या होते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन। अब हमने क्या करना है, इन पर्सनल प्रोनाउन को नॉर्मली 3 पुरुषों में बांटा गया है। सर ये पुरुष क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अंग्रेजी में पर्सन्स। क्या बोलते हैं? पर्सन्स। तो इन 7 जो होते हैं ना, ये जो 7 वर्ड है, कौन कौन से? आई, वी, दे और यू, उसके अलावा ही, शी, इट। ये 7 जो लोग हैं ना, इनकी लंबी कहानी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कि इनको 3 पर्सन्स में बांटा गया है। किनको? इन 7 लोगों को। अब ये 3 पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, इनकी कैटेगरी, मतलब इन 7 को भी कैटेगराइज कर दिया है। एक होता है अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है अंग्रेजी में थर्ड पर्सन। ठीक है, ये इन 3 पर्सन्स में बांट दिया गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। बात को समझना बहुत आसान है, दिमाग को लोड नहीं लेने का, नहीं, ग्रेजुअली समझने का। अब फर्स्ट पर्सन में बेसिकली आई को रखा गया है। किसको रखा गया है? आई को। दोस्तों जब हम आगे जाके नरेशन पढ़ेंगे ना, तो नरेशन के टाइम पे हमें और पैसिव वॉइस के टाइम पे हमें इन पर्सन्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कन्वर्ट करेंगे ना डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पर्सन है। तो अल्टीमेटली टेंशन कुछ नहीं लेना है, इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि फर्स्ट पर्सन मतलब कौन होता है? आई होता है या फिर वी होता है। तो इन 2 लोगों को फर्स्ट पर्सन माना गया है, और जो सेकंड पर्सन होता है उसमें सिर्फ यू को रखा गया है, और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट और किसको रखा गया है? दे को रखा गया है। तो अल्टीमेटली इन 4 लोगों को इकट्ठा अलग कर दिया है। अब ये पर्सन्स होते क्या है? देखो जब भी हम बात करते हैं ना, तो जो बोलने वाला होता है उसे स्पीकर माना जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला हुआ, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? सुनने वाले हो गए। मतलब मैं स्पीकर, आप लिसनर। और जब हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा तुमसे कि वह बहुत अच्छा है, मैंने कहा तुमसे कि वह बहुत अच्छा है, मैंने मतलब आई। तो आई जो बोलने वाला होता है फर्स्ट स्पीकर, तुम सुनने वाले हुए तो तुम सेकंड पर्सन। और मैंने कहा कि वह मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं कि वह बहुत अच्छा है, तो वह मतलब होता है ही। तो उसी प्रकार जब भी बोलने वाला व्यक्ति होता है, स्पीकर होता है, तो या तो वो आई होता है, और अगर मैं 2-4 लोगों के साथ बोलूंगा तो हम हो जाएगा। इसलिए आई और वी को अंग्रेजी में क्या माना गया है? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन में यू ही होता है, और थर्ड पर्सन में इन सभी को माना गया है जिनके बारे में बात की जाती है। अब एक बात ध्यान रखना है
कि इनसे जुड़े हुए सारे वर्ड वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में रखे जाएंगे। जैसे प्रोनाउन के केस में आई का जो पजेसिव फॉर्म वो माइन होता है, और एक क्या होता है, बस माइन ही होता है, क्योंकि माई तो क्या हो जाए, एक होता है मी। तो माइन और मी ये दोनों के दोनों वर्ड क्या कहलाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार वी का जो एक वर्ड होता है वो होता है आवर्स पजेसिव फॉर्म, और एक वर्ड होता है आपका अस, यूएस अस। यहां पर आप बोलोगे सर हमने आवर नहीं लिखा, माई लिखा, वो माई और आवर जो है वो एडजेक्टिव है, आपको आगे पढ़ाऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आई से जुड़े हुए सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन में आते हैं, वी से जुड़े हुए सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब उसी प्रकार यू, तो यू का एक होता है योर्स, केवल तुम्हारा, और एक होता है अपोजिट फॉर्म यू। तो यू का अपोजिट फॉर्म यू ही होता है, आगे चार्ट में समझाऊंगा, ये भी सारे सेकंड पर्सन में आएंगे। उसी प्रकार जो ही होता है, तो ही का अपोजिट फॉर्म हिम, और इससे जुड़ा हुआ एक हिज, ये भी जो है किस में आता है, सारा का सारा थर्ड पर्सन में आता है। शी का अपोजिट फॉर्म हर होता है, और इसका पजेसिव फॉर्म हर्ज होता है। इट का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होता है, बाकी छोड़ देंगे। और इसका अपोजिट फॉर्म देम होता है, क्या होता है, दे का उल्टा देम होता है, और इसका जो पजेसिव फॉर्म होता है वो दियर्स होता है। आपको एक बात अभी समझनी, इतना लोड नहीं लेना है, ये क्या हो रहा है सर को समझ में नहीं आ रहा है। आप ये समझो शुद्ध भाषा में कि पर्सनल प्रोनाउन में 7 शब्दों को रखा गया है। पर्सनल प्रोनाउन possesses 7 वर्ड्स which are आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। समझ में आ गया। अब यहां पर ये 7 पर्सन जो वर्ड है, इन्हें 3 पर्सन में बांटा गया है, जो कि आई, वी, यू और ही, शी, इट, दे है। और आई की और वी की जितनी भी फैमिली होगी, उनसे रिलेटेड वर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स हम फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, और ये यू से संबंधित जितने भी वर्ड्स होंगे वो उसको सेकंड पर्सन में रखेंगे, और इनसे संबंधित जितने भी वर्ड्स होंगे वो हम थर्ड पर्सन में रखेंगे। बात समझ में आई। अब ये सारे के सारे प्रोनाउन कहलाएंगे, इनकी परिवार के लोग क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन ही है, लेकिन प्रोनाउन का पैटर्न बदल गया है, आगे जाके हम देखेंगे। अब एक बात को समझना होगा, इस चार्ट को समझाऊं उसके पहले आप ये समझो कि देखिए, हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जैसे मैंने बोला कि ही किल्ड हर, उसने उसे मार डाला, इसका नेगेटिव सेंटेंस है, इतना बुरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। ही शी गिफ्टेड मी अ वॉच, उसने मुझे एक वॉच दी, है ना। शी गिफ्टेड मी अ वॉच, उसने मुझे एक वॉच दी। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस शी की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पर इस आई की पोजीशन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब एक बात आपको समझ में आ रही है कि जब हम शी को यहां पर लिखा, तो हमने शी को शी लिखा, हमने इस शी को हर क्यों नहीं लिखा, भाई हमने शी को यहां पर हर क्यों नहीं लिखा। तो बात क्या समझ में आती है कि शी जब सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी तो शी होगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। उसी प्रकार मैंने यहां पर कहा कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, चूंकि मुझे का मतलब तो क्या होता है, आई होता है, लेकिन यहां पर ये जो मुझे इस्तेमाल किया गया शब्द, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया। कहने का मतलब ये है कि जब हम एज ए सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे ना प्रोनाउन का, तो हमें एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जब कोई वर्ड को पीछे लिखा जाएगा, वाक्य के अंत में लिखा जाएगा, तो फिर हमें उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना है, जो कि बदल जाता है। एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि आई मिस हर, मैं उसे बहुत याद करता हूं। ठीक है, अच्छी बात है याद करना। तो आई मिस हर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सेंटेंस बहुत ही आसान है कि क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, आई मिस हर की जगह पे शी लिख दूंगा तो ये क्या होगा, गलत होगा, और ये सही सेंटेंस है। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा आई मिस शी, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल नियमों के खिलाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने शी को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। क्योंकि एक वाक्य को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो फार्मूला है बनाने का दोस्तों,
तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखना है और यहां पर उसे सब्जेक्ट जो उसका मेन फॉर्म होता है वही लिखना है। तो इसी प्रकार ये नियम हर हर वाक्य में लागू होता है। जैसे अगर मैं एक वाक्य लिखूं कि भाई शी कॉल्ड दे, उसने उनको बुलाया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत क्योंकि दे नहीं आएगा। वहां पर आना क्या चाहिए, बेसिकली क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए शी कॉल्ड देम, क्योंकि दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो देम होता है। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में हमें ध्यान रखना है कि कौन से प्रोनाउन का कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। चलिए ये चार्ट देखिए, है ना, हम इस चार्ट को समझते हैं। कहां गया चार्ट, ये इस चार्ट को समझते हैं। इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म और पजेसिव प्रोनाउन सारा लिखा हुआ है। आप एक सेकंड इस चार्ट को देखिए, तब तक मुझे पानी पीना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये चार्ट है, चिंता न को करो, मास स्टडी ऐप पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बढ़िया से प्रिंटेड, सारे आपको प्रिंटेड नहीं, सारे सॉफ्ट कॉपी में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वहां पर आप जाएंगे मास स्टडी ऐप पर, कोर्स का नाम है ऑल इन वन ग्रामर कोर्स। तो वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप क्लास को देखने के बाद रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए मास स्टडी ऐप डाउनलोड जरूर करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बात को समझना है, क्या समझना है बात को, इधर आ जाता हूं। पर्सनल प्रोनाउन के निम्नलिखित फॉर्म्स हो सकते हैं। ये जो 7 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनके इतने सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अब आप प्रत्येक फॉर्म को समझेंगे। जैसे आई होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, इसको सब्जेक्टिव वर्ड भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो जब आई सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई आई रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या रहेगा, वो मी रहेगा, मतलब मी हो जाएगा। और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारे अभी पार्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं, लेकिन माय कभी अकेला नहीं आता है। हम ऐसा बोलते हैं कि माय बुक, माय बुक। तो यहां पर ये माय अकेला नहीं आ सकता, बुक के साथ आए, इसलिए ये एक एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन नहीं है, पर चूंकि ये इनका हिस्सा है इसलिए हमने यहां पर उसे मेंशन कर दिया है कि माय फॉर्म भी, आई का माय फॉर्म भी होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये आपको अभी नहीं, मैं जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब इस वाली लाइन को समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो मेनली प्रोनाउन 3 ही यहां पर है, आई, मी और माइन। ये माइन जो है इसे पजेसिव फॉर्म कहा जाता है। पजेसिव फॉर्म क्या होता है आई का, जब कोई चीज हमारी हो। जैसे मैंने कहा यू आर माइन, ज्यादा भावुक आप लोग हो जाते हैं तो कभी कभी किसी को बोल देते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को बोल देता है भावुकता में कि यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब कोई वर्ड अकेला आ जाए नाउन की जगह पर, वो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये सारे वर्ड अकेले आने के लायक हैं, ठीक है। तो माइन का मतलब होता है, क्या होता है माइन का मतलब, केवल मेरा। तो ये इसका मीनिंग होता है मैं, मी मतलब होता है मुझे, और यहां पर हम देखेंगे तो माइन मतलब होता है केवल मेरा, केवल मेरा। उसी प्रकार यू का मतलब क्या होता है, तुम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसका तुम ही होता है। और यहां पर यूअर्स का मतलब हो जाएगा सिर्फ तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा। उसी प्रकार शी का मतलब क्या होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी मतलब क्या होता है, लड़की के लिए, और वह होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है उसे या उसका, लड़की के लिए उसे या उसका। ये छोड़ दो अभी, हर्ष मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ उसका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दे मतलब क्या होता है, वे, देम का मतलब होता है उन्हें, और यहां पर दियस मतलब हो जाएगा सिर्फ उनका, ठीक है। उसी प्रकार वी का मतलब होता है हम, और यहां पर हो जाएगा हमें, और यहां पर हो जाएगा सिर्फ हमारा। क्या होगा, सिर्फ हमारा, पजेशन दिखा रहे हैं ना हम। उसी प्रकार ही का मतलब होता है लड़के के लिए वह, ये लड़की के लिए था तो ये हो जाएगा आपका
लड़के के लिए है, और हिम मतलब होता है उसे, और यहां पर हो जाएगा सिर्फ उसका। क्या हो जाएगा? सिर्फ उसका। उसी प्रकार इट का मतलब दोनों हो सकता है, यह या वह, क्योंकि इसका इस्तेमाल वस्तुओं के लिए किया जाता है। इट का मतलब होता है उसे, और यहां पर इसका पजेसिव फॉर्म नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने सारा का सारा चार्ट और उसके मीनिंग्स मैंने जो है आपको लिख दिए हैं। अब आपको जब भी मैं फ्यूचर में रेफरेंस दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ये था हमारा एक, अभी तो पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है, मैंने कहा ना पर्सनल प्रोनाउन को समझ लिया, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ते आते हैं। अब आगे देखिए, एक और चीज है जो आपको समझने लायक है, वो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोनाउंस आ जाती है तो उनका प्रॉपर ऑर्डर होता है। कई बार जैसा हम हिंदी में सुनते हैं ना, हम क्या करते हैं उसी तरीके से ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हिंदी सेंटेंस में लिखा कि मैं, तुम और वह इंदौर गए। अब हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को सुना और हमने इसी पैटर्न को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, जो कि गलत है। अगर हम इसे ऐसा करेंगे कि आई, यू, और यहां पर हमने लगाया एंड, और यहां लगाया ही, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से तो लगा दिया वेंट टू इंदौर, तो आपने जैसा हिंदी सुना वैसा इंग्लिश में कन्वर्ट किया, विच इज नॉट राइट। ये गलत तरीका होता है, क्योंकि प्रोनाउन में हमने हिंदी में कुछ भी बोला हो, लेकिन हमें उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है। ऑर्डर क्या होता है, दो प्रकार का ऑर्डर नॉर्मली चलते हैं। एक तो ऑर्डर का नाम है, एक ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर होता है, 231, और एक ऑर्डर होता है 1 2 3। ये दोनों ऑर्डर्स क्या होता है, इन्हें मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। 231 का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे तो हमें पहले सेकंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। आप बोलेगा सर सेकंड पर्सन, भाई बताया था ना सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं, यू को बोलते हैं। थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, उन चारों को ही, शी, इट और दे आ जाता है, और फर्स्ट पर्सन आई होता है। तो जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम सामने वाले को आगे रखते हैं। तो यहां पर ये जो राइट इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यू पहले हमने सेकंड पर्सन रखा, फिर थर्ड पर्सन क्या ही है तो हमने यहां पे ही रखा, एंड फिर लास्ट में आई, खुद को सबसे लास्ट में रखना है, खुद को सबसे लास्ट में रखना है, वेंट टू इंदौर। समझ में आया? तो ये इसका सही होगा। मतलब यहां पर भले कुछ भी लिखा हो, एग्जाम में आपको क्या करेगा, गलत डिसऑर्डर करके दे देगा। आपको सही ऑर्डर की पहचान करनी पड़ेगी और आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और ये 1 2 3 क्या होता है, जब देखो कोई अच्छा काम करते हैं तो ये लिखना है, जब कोई बुरा काम करते हैं तब फिर खुद को आगे रखो और बाकी लोगों को पीछे रखो। जैसे मैंने, तुमने और उसने चोरी की, तो चोरी कर ली ना, मार खाओगे ना, तो फिर खुद को आगे रखो। तो उस सिचुएशन में हमें आई को आगे रखना है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा कि वाक्य में अच्छी बात हो रही है कि बुरी बात हो रही। अच्छी बात हो रही तो 231 लगाना, बुरी बात हो तो 123 लगाना। यहां पर देखिए, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो तो उसका ऑर्डर निम्न दो प्रकार से हो सकता है। जब दो से अधिक आ जाए प्रोनाउन, एक तो होता है ऑर्डर ऑफ 2 3 1, जिसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो गया। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो ये सामान्य वाक्य में होता है। जब कोई सामान्य वाक्य होगा तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से लगाना है। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है जिससे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए ये पहला वाक्य आप पढ़िए, यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। मतलब तुम्हें, उसे और मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो मदद करना चूंकि अच्छा एक काम होता है, इसलिए पॉजिटिव वे में ये यू जो है सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और यहां पर ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये इसका सीक्वेंस सही है, मतलब इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। और यहां पर देखिए आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सीन। अब यहां पर देखिए ये वाला नियम लगाया है कि 1 2 3 हमें इस पोजीशन में कब रखना है प्रोनाउंस को, जब वाक्य में दोष, भूल या पाप आदि को स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो। मतलब जब हमारी गलती को बताएंगे, दैट टाइम वी हैव टू कीप द प्रोनाउंस इन दिस वे 1 2 3। जैसे आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सीन। सीन मतलब होता है पाप, और कमिट मतलब करना।
तो हमसे गलती हुई है, किससे किससे, मुझसे, तुमसे और उससे। तो हमने जब अच्छा काम किया तब दो लोगों को आगे कर दिया, सेकंड और थर्ड को, और हम खुद पीछे हो गए कि हमने उसकी मदद की। लेकिन जब बुरा काम किया तो खुद को आगे रखना है, ठीक है। जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मतलब मैंने और तुमने क्राइम किया है। इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको सीक्वेंस बिगाड़ के दे देंगे, आपको खाली स्थान दे देंगे, यहां पर दे दिया खाली स्थान। अब आपको उसने बोला कि यहां पर सही सब्जेक्ट लिखो, आपको ऑप्शन दे दिया, क्या ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया आई यू एंड शी, ये जमा दो, या तो यहां पे हाँ एंड भी आएगा पर आप एंड छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन दिया आई शी एंड यू, और तीसरा ऑप्शन दिया यू शी एंड आई। बताओ मुझे कौन सा सब्जेक्ट यहां पर परफेक्ट बैठेगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई सर ने क्या कहा है, हमने अंग्रेजी सीखी, तो तीन तीन लोगों ने अंग्रेजी सीखी है। अब अंग्रेजी सीखना तो अच्छा काम है, तो अच्छा काम है तो हमें फिर इसका जो फॉर्मूला रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 231, किसके लिए, अच्छे कामों के लिए। तो हमने यहां पर देखना है कि दो, मतलब सेकंड पर्सन इसमें भी आगे नहीं है, इसमें भी आगे नहीं है, और इसमें आगे है, तो सीधा छटनी हो गई। हम पीछे नहीं देखेंगे तो भी काम हो जाएगा, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो आंसर आ जाएगा यू शी, और यहाँ एंड लगा हुआ नहीं है, आप लगा देना, नहीं तो आई आ जाएगा। इस तरीके से हमें करेक्ट आंसर स्वीकारना है। उसी प्रकार कभी कभी नेगेटिव क्वेश्चन आ जाए, नेगेटिव क्वेश्चन क्या आ जाए कि यहां पर खाली स्थान आ गया, डिसीव्ड देम, हमने उन्हें धोखा दिया, किसने किसने धोखा दिया। तो यहां पर ऑप्शंस आपको दे देगा वो, कि आपके नाम दे दिए कि एक तो आई यू एंड शी ने धोखा दिया, दूसरा यू आई और शी ने धोखा दिया, और तीसरा तीसरा आई यू एंड हर ने धोखा दिया। बताओ तो कौन सा आंसर आएगा। तो बुरे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम 1 2 3 का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बुरे कामों के लिए। तो हमने धोखा देना बुरी बात है, वाक्य को पढ़ने के बाद पता चल रहा है, तो हमें ये सीक्वेंस चाहिए 1 2 3। तो ये 1 आ गया, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सी, पहला वाला आंसर ही हमारा परफेक्ट यहां से बैठ जाएगा। तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाने का तरीका आराम आराम से, तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा ऐसा हमेशा से मानना है कि जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं पढ़ना, जब तक किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ ना लो तब तक आगे नहीं बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थी प्रोनाउन के बारे में बेसिक चीजें, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट पैटर टाइप ही पढ़ा है। देखो प्रोनाउन का पहला टाइप हमने कहां से स्टार्ट किया, ये यहां से, पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है, और उसके बाद फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन के अलग अलग पर्सन्स को देखा। उसके बाद हमने आज पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स कितने होते हैं, और उसके बाद हमने उनका ऑर्डर भी देखा कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर क्या होते हैं। अभी हम चले जाते हैं हमारे सेकेंड फॉर्म के ऊपर, सेकेंड प्रोनाउन के टाइप के ऊपर। तो व्हाट इज द सेकेंड टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अर्थ को समझो तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर ये मिरर लगा हुआ है और मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मिरर के सामने मुझे खुद की फोटो ही दिखाई देगी, बात समझ रहे हो। इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर सो यू ओनली कैन वॉच यूर सेल्फ। तो यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, यूर सेल्फ, खुद का इमेज खुद के सामने दिखाई देगा, उसको बोलते हैं योर सेल्फ। मतलब ये बंदा को ये खुद ही दिखाई देगा, तो ये आई हुआ और ये खुद को देख रहा है, मतलब माई सेल्फ को देख रहा है। किसको देख रहा है, माई सेल्फ को देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब कोई जो सात प्रोनाउन है ना, जब वो उनके खुद के रूप में दिखाई देती है तब उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाएगा। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के पजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ, ये स्पेलिंग गलत है यहां पर,
SELF लगाना पड़ेगा। सेल्फ, अब प्लूरल में सेल्फ लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको काफी कंफ्यूज कर दिया ना कि सर ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ, बुकिश लैंग्वेज ऐसी ही आती है। ये नोट्स होते हैं ना जो बहुत सारे बुक से हम बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर लिख दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया। अब आपको ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास 7 प्रोनाउंस है ना, उनके 7 रिफ्लेक्शंस होते हैं। 7 प्रोनाउन के कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं? 7 रिफ्लेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आई है ना, तो आई का रिफ्लेक्शन होगा माई सेल्फ। ये आपको याद रखना है कि आई अगर वाक्य में आया है तो आई से संबंधित वाक्य में रिफ्लेक्शन अगर होगा वाक्य में तो वो माई सेल्फ हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं? वी को भी रखते हैं, तो वी का हो जाता है आवर सेल्व्स। क्या हो जाता है? आवर सेल्व्स। आई वी हो गया, फिर यू होता है, तो यू का रिफ्लेक्शन होता है यूअर सेल्फ। उसी प्रकार शी का रिफ्लेक्शन होता है हर सेल्फ। ही का रिफ्लेक्शन होता है हिमसेल्फ। और दे का रिफ्लेक्शन होता है देम सेल्व्स। और एक होता है इट, इसका रिफ्लेक्शन होता है इट सेल्फ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोल भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनके 7 के रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन बने कैसे? तो कुछ वर्ड में तो हमने क्या ऐड किया, यहां पर सेल्फ ऐड किया हुआ है, लेकिन यहां पर हमने सेल्फ ऐड किया है। तो मैंने आपको नंबर और नाउन एंड नंबर पढ़ाए थे कि जब किसी वाक्य के लास्ट में, यहां तो सेल्फ ही ऐड किया, लेकिन जब किसी वाक्य के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, तो जब उन्हें बहुवचन बनाया जाता है तो इसको हटाकर क्या लगा देते हैं? वी ई एस लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? वी एस। अब जैसे एक वर्ड है देम, अब इसमें अगर हम सेल्फ लगाते तो ये बहुवचन नहीं बनता, गलत बन जाता, देम सेल्फ गलत होता। तो हमने इस एफ को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया? वी एस। तो इसीलिए इसका वाक्य क्या बना? देम, और एस ई एल वैसा का वैसा और लगा दिया वी एल एस, तो ये हो गया देम सेल्स। तो उसी प्रकार जो वर्ड सिंगुलर है ना, जो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ तो सेल्फ ही लगा हुआ है। जैसे माई सेल्फ हो गया, यूर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, इट सेल्फ। लेकिन 2 वर्ड ऐसे हैं, एक तो वी और एक दे, जिनके रिफ्लेक्शंस में हमने वी एस लगाया है, क्योंकि ये दोनों बहुवचन को बताते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? वी मतलब हम, दे मतलब वे, एक से ज्यादा है, इसलिए सेल्फ यहाँ वी एस लगाया, जो हमें सेल्फ के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब एक बात ध्यान रखना है, जो यूर सेल्फ है ना, इसका यूर सेल्फ भी होता है और यूर सेल्फ भी होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम किसी एक व्यक्ति को फिंगर आउट करते हैं ना, तो वो यूर सेल्फ हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा तुम सब, तो वहां पर यूर सेल्फ हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हम वापस चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां देखिए, बातों को समझ में आएगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, द टीचर एब्सेंटेड, यहां पर खाली स्थान आ जाता। क्या आता? खाली स्थान। फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, मतलब टीचर ने खुद को क्लास से एब्सेंट कर दिया, मतलब वो खुद एब्सेंट हो गया, खुद जानबूझकर नहीं आया। तो ये जो टीचर वर्ड है, इसके हिसाब से हमें लगाना होता एक रिफ्लेक्शन। तो टीचर मतलब क्या होता है? ही होता है। तो ही का रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ। अगर लड़की होती तो शी होता, तो शी का रिफ्लेक्शन क्या लगाते? हर सेल्फ लगाते। तो इसलिए यहां पर टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ आ गया। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, देखो दे के हिसाब से क्या आया यहां पर? देमसेल्व्स लगाया, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने खुद ने पार्टी को एंजॉय किया। अगला देखिए, शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, उसे खुद पर बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है अपने गुस्से पर। तो शी के हिसाब से यहां पर क्या आ गया? शी अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर भी शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ इन द हरसेल्फ शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ द मिनिस्टर, उसने खुद को मुख्यमंत्री, खुद को मंत्री बताया। तो इस तरीके से देखिए हमने बना लिया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा।
देखो क्वेश्चंस कैसा एग्जाम में आएगा, मैंने आपको कहा ना कि एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई डिस्ट्रॉयड मैंने कुछ गलतियों की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया। ऑप्शन ए हर सेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ एंड ऑप्शन डी यूर सेल्फ। बताओ कौन सा आंसर आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आई दिया है और हर सेल्फ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर सेल्फ तो किसका होता है, शी का होता है, माई सेल्फ आई का होता है, हिम सेल्फ ही का होता है और यूर सेल्फ यू का होता है। इसको बोलते हैं डिटेल में पढ़ाई करना। जब हमने डिटेल में पढ़ाई करी होती है ना तो दिक्कत नहीं आती है। आंसर देखा आई तो यहाँ पर राइट आंसर लिख दिया माई सेल्फ, क्योंकि आई का माई सेल्फ होता है, ये राइट आंसर है सेकंड वाला। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको प्रॉपरली करना चाहिए। तो इसीलिए जो मैंने चार्ट आपको बनवाया, कौन सा चार्ट, ये वाला, ये कहाँ गया भाई, ये वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। बात को समझना कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता क्या है। डेमो का मतलब क्या होता है, आपने डेमो लिया होगा। डेमो का मतलब होता है किसी भी चीज को दिखावा करना या फिर देखना या फिर टेस्ट करना, है ना, या फिर क्या होता है, टेस्ट करना। जैसे हम मंडी में जाते गेहूं लेकर, तो वहां पर क्या होता है, सैंपल, एक डेमो देखकर सैंपल देखकर पहचान जाता है कि पूरा ढेर कैसा है। ठीक है, आपने देखा होगा कपड़े की दुकान होती है, कपड़े की दुकान के बाहर डमी लगे रहते हैं, प्लास्टिक के पुतलों को जो है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं और हम उन्हें ही उनको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड देन वी गो इनटू द शॉप और वहां से हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो डेमो का मतलब होता है दिखावा करना। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम उन वर्ड्स को रखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। कौन से वर्ड्स को रखेंगे, जो किसी चीज की ओर दिखावा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह पेन है, तो मुझे इस पेन को बताना है तो मैं दिस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, दिस इज अ पेन। तो दिस इज अ पेन, तो दिस वर्ड जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही हिस्सा है, क्योंकि वो एक दिखावा करने, बताने, इंडिकेट करने के काम में आ रहा है। तो यहां पर हम डेफिनेशन समझते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकटता या दूर का नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अल्टीमेटली किसी वस्तु के बारे में बताना हो कि कोई वस्तु दूर है कि पास है, उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस और सच। ये सच को अभी छोड़ देंगे, पहले हम इन मेन 4 वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अपनी लेवल पर। देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, डेमोस्ट्रेटिव, ये इसमें जो है ना दिखावा करना, बताना, इंडिकेट करने के लिए कि कोई वस्तु पास है। इसमें 4 शब्दों को रखा गया है। कितने शब्दों को रखा गया है, 4 वर्ड्स को रखा गया है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक तो होता है दिस और एक होता है आपका दैट, या इसको मैं ये ऐसा लिख देता हूं, दिस और दैट। इधर रखा गया है अलग अलग वर्ड्स को, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां पर रखा गया है दीज और दोज को। ठीक है, अब चूंकि इनमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, वैसे बहुत इजी चैप्टर है इसलिए क्वेश्चन बनना मुश्किल है डेमोस्ट्रेटिव से, लेकिन ध्यान होना चाहिए। चूंकि दिस क्या करता है, ये दोनों मिलाकर किसी एक वस्तु की ओर इंडिकेट करते हैं। किसकी ओर, एक वस्तु की ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ पेन, जो वस्तु पास होगी वहां पर क्या लगाना है, दिस लगाना है,
और कोई वस्तु दूर हो तो वहां पर दैट लगाना है। जैसे आपने कहा कि दैट इज माय होम, वह मेरा घर है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है दोस्तों, मुद्दे की बात क्या है कि इन दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दिस के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता है, दिस आर नहीं हो सकता है, दिस इज होगा या दिस वाज होगा, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। उसी प्रकार दैट के साथ भी हमें क्या लगाना है, एक वचनकर्ता वाली एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिस इज पेन्स, ऐसा आ जाए तो ये गलत है, क्योंकि इज लगाया तो फिर ऑब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए। उसी प्रकार ऐसा आ जाए कि दैट आर टेबल्स, तो ये भी जो है कंप्लीटली गलत है, क्योंकि दैट के साथ आर का प्रयोग वर्जित है। इनके साथ, दोनों के साथ इज आएगा, यहां पर इज था तो यहां गलती कर दी, यहां पर आर था तो दोनों ही जगह यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आ रही है, आ गई है। अब उसी प्रकार हम यहाँ के एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको बात को समझते हैं। देखिए, दीज का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा वस्तुएं हो। इन दोनों का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं एक से ज्यादा। जब नंबर एक से ज्यादा होगा तो दीज और दोज लगाते हैं, पास के लिए दीज लगाते हैं, दूर के लिए दोज लगाते हैं। अब दीज को समझिए, जैसे मैंने कहा कि दीज आर माय बुक्स, ये क्या है, मेरी किताबें हैं। तो हमने यहां पर देखा कि क्या ये सही है ग्रामेटिकली, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि दीज के साथ आर आता है और जहां आर आया वहां पर हमने बुक्स भी लगाया। और दोस्त का इस्तेमाल भी बहुवचन के लिए किया जाता है जब कोई वस्तु दूर होती है, जैसे दोज आर मैंगो ट्रीज, वो क्या है, आम के पेड़ हैं, तो हमने लगा दिया दोज आर मैंगो ट्रीज। यहां पर क्वेश्चन में गलती कैसे नहीं करना है, तो ध्यान रखना है कि अगर यहां पर दीज लगा है, क्या लगा है, अगर यहां पर दीज लगा है तो दीज के साथ आर आना चाहिए। अगर आर आ गया और यहां पर उसने लिख दिया, क्या लिख दिया, सिंगुलर वर्ड चेयर लिख दिया, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दीज आर चेयर्स होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लुरल है तो ऑब्जेक्ट भी प्लुरल होना चाहिए। उसी प्रकार यहां पर अगर दोस्त लिखा और यहां पे गलती से इज लगा दिया तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इसने दोस्त तो सही लगाया और यहां पर उसने टेबल्स भी सही लिखा, दोनों ही बहुवचन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब गलत चूज कर ली, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि दिस और दैट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ चलते हैं और दीज और दोस प्लुरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ चलते हैं, और इन चारों का काम होता है किसी चीज की ओर इशारा करना। इनको एक चार्ट में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, यहां समझते हैं बात को। दिस और देट, ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सिंगुलर आते हैं। किस में आते हैं, ये सिंगुलर में आते हैं। और इधर जो लिखे थे मैंने दीज और दोस, ये दोनों किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है दिस और दैट में, कि ये इसका इस्तेमाल ना पास वाली वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं। मतलब इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं पास वाली बताने के लिए। और ये दैट और ये दोज, ये दूर की वस्तुओं को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहो तो कॉपी में चार्ट बना लेंगे तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता ही दिया है ना, कि किस तरीके से हम दोनों को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा
रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है अगला टाइप? रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन बताना, है ना। वर्ड को समझिए, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, मतलब संबंध बताने वाला काम। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल की जाती है। जब हम आगे पार्ट स्पीच का जब पार्ट पढ़ेंगे तो हम आपको कंजंक्शंस भी पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको समझाएंगे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ना, है ना। चूंकि प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रोनाउन के साथ साथ इसे कंजंक्शन भी कहा जाता है। ये आगे कलेक्टर के रूप में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। चूंकि दो वाक्यों को जोड़ना, देखो सारे के सारे आपको WH वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हु है, हुज है, विच है, दैट है, व्हाट। इनसे प्रश्न भी बनाया जाता है। लेकिन जब प्रश्न कब बनता है? जब ये वाक्य के शुरू में आते हैं। जब ये वाक्य के शुरू में आएंगे तो इनसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तब ये क्वेश्चन का निर्माण नहीं करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और इनका मीनिंग क्या निकलता है? जो निकलता है, जिसका निकलता है, जिसे निकलता है। ये इस प्रकार के मीनिंग्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जिसका, जो, जिसे, जिन्हें, इस तरीके के मीनिंग निकलेंगे। कब निकलेंगे? जब ये वाक्य के बीच में आएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज डन इट। मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। मुझे लड़का पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक द बॉय, मुझे लड़का पसंद नहीं। कौन सा? हु हैज डन इट। तो यहां पर हु मतलब जो होता है, जो, जिसने ये किया है। अब सेंटेंस का पहला हिस्सा क्या हो गया? ये वाला पहला हिस्सा हो गया और ये वाला दूसरा हिस्सा हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए हु की वजह से हम दोनों को लिंक कर पाए कि यहां पर लड़का पसंद नहीं है और जिसने किया है यह, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज हु हैव डन इट। अब यहां पर भी सेम है कि मुझे वे लड़के पसंद नहीं है जिन्होंने ये किया है। तो यहां पर भी जो है हु जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज बॉय हुम आई सा इन द मार्केट। यहां पर देखिए, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसे, हुम मतलब होता है जिसे, आई सा इन द मार्केट, जिसे मैंने मार्केट में देखा। तो ये कनेक्ट कर रहा है, तो यह वह लड़का है और जिसे मैंने मार्केट में देखा। दो पार्ट है, बात को समझो। बात को समझोगे तो समझ में, सॉरी, बात को समझने की कोशिश करो। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं। देखो, ये थोड़ा सा सेट, हाँ। बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर देखो दोस्तों कि यहां पर एक तो ये पार्ट है दिस इज द बॉय, और एक ये वाला पार्ट है आई सा इन द मार्केट। यह लड़का है और मैंने जो है मार्केट में देखा। क्या देखा? ये जो हूं वर्ड है ना, कि यह वही लड़का है जिसे मैंने मार्केट में देखा, इस तरीके से। अगला वर्ड देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। द स्टूडेंट whom I met today was संजय सन। स्टूडेंट जिसे मैं मिला, स्टूडेंट जिसे मैं मिला वह क्या है? संजय का बेटा है। तो यहां पर हूं मतलब जिसे, यहां पर भी हूं मतलब क्या मिल रहा है? जिसे। द स्टूडेंट हु केम हियर, लड़का जो मेरे घर आया, जो आया वह संजय सन। तो यहां पर हु लगाया संजय के सन के लिए। एक्चुअल में आपको ना, आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि हु कहां लगाना है, हुम कहां लगाना है। तो सेंटेंस से पढ़कर पता चल जाता है। जैसे अधिकतर 12th के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो खाली स्थान वाला। कैसे आता है देखो, आई सा अ बॉय द बॉय वॉज wearing a red shirt. The boy was wearing a red shirt. अब यहां पर बात को समझो। इन दोनों को हमें क्या करना है? कंबाइन करना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई सा द बॉय। यहां पर द बॉय लगाना पड़ेगा हटाकर, क्योंकि ये नॉन वर्ड हो गया।
आर्टिकल के नियम के हिसाब से जब किसी चीज को आप पहले से जानते हो तो वहां पर अ नहीं द आता है। आई सा द बॉय, और यहां पर इस बॉय की जगह पर रिपीटेशन को रोकने के लिए आप यहां पर हु लगाएंगे। हु वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, अ रेड शर्ट। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने इस बॉय की जगह पर हु लगाकर दोनों वाक्य को कंबाइन कर दिया। तो जो वस्तुएं होती है, वस्तुओं को बताने के लिए आपको विच लगाना होता है, वस्तुओं को बताने के लिए आपको विच लगाना होता है, और इंसानों की बात करनी हो तो आपको हु लगाना होता है। क्या लगाना होता है? आपको हु लगाना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये तो वही मोबाइल है जो मेरे पास भी है, दिस इज द सेम मोबाइल विच आई हैव, तो विच यहां पर मोबाइल के लिए रिप्लेस किया गया। और ये तो वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी या हुम आई मेट यस्टरडे। आपको यह देखना है कि किस तरीके का सेंटेंस जम रहा है। अगर जिसे या उसे की बात होगी तो हुम लगाना है, और जो की बात होगी तो हु लगाना है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये रीडिंग करने के बाद ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 4 पैटर्न पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए हैं? टाइम हो चुका है। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, डेमोस्ट्रेटिव और रिलेटिव पढ़ा। हमने आज प्रोनाउन में 4 टॉपिक्स जो हैं हमने अच्छे से समझे, उनके एग्जाम्पल समझा, और मेन इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका पर्सनल प्रोनाउन, उसे भी हमने डिटेल में समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 4 प्रोनाउन अच्छे समझ में आए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस रिमेनिंग 5 पार्ट्स या 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आराम समझेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद इनको कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे मास स्टडी ऐप पर, जहां पर आपको ग्रामर का जो टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट देना है, नोट्स जरूर पढ़ना और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आपको पता ही आपको क्या करना है ना? और दोस्तों को शेयर करना है, बताना है जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एक नंबर हमारे जिंदगी में हमें बहुत पीछे धकेल देता है और हमारे अपने वाले को भी धकेल दे सकता है। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छी चीजें शेयर करें, उन्हें बताएं और उन्हें हम तक लाएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा। अदरवाइज मिलेंगे अगली क्लास में प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, प्लीज टेक केयर।